गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। मैं सुमन शर्मा। आज आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वह रीट की जो शिक्षण विधियों वाला पार्ट है, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों वाला पार्ट है, उसके लिए, या फिर मैं कहूँ हिंदी, चाहे वह लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आपने चूज किया हो चाहे सेकंड के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि अन्य किसी भी लैंग्वेज के लिए जो शिक्षण विधियों वाला पार्ट है उससे रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन की मैं बात करूं तो मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन इंग्लिश में इसे कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ में बात करूं तो मूल्यांकन का तात्पर्य है मूल्यों का अंकन, अर्थात निर्णय लेना, किसी भी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के जीवन से संबंधित क्षेत्र के बारे में निर्णय लेना। अब वह निर्णय कैसे होता है या उस निर्णय का आधार क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं या फिर विशेषताओं का ज्ञान होता है। विभिन्न गुणों, योग्यताओं तथा विशेषताओं का ज्ञान होता है। एक छात्र के द्वारा कक्षा में हम देखते हैं, एक छात्र के द्वारा 50 में से 40 अंक प्राप्त किए गए। एक छात्र ने कक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात यह मापन है, हमने उसका माप किया है। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। मूल्यांकन में हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंकों पर नहीं, उसके जो गुण हैं, उसमें जो योग्यता है या विशेषता है, इनका मूल्य निर्धारण किया जाता है। किसी विद्यार्थी के द्वारा 50 में से 40 अंक प्राप्त करना मापन कहलाता है, लेकिन यही मूल्य निर्धारण हम देखते हैं कि वह अपने पिछले परिणाम की तुलना में हम देखते हैं कि वही बच्चा अगर पिछले परिणाम में 50 में से 30 अंक लाया तो हम कहते हैं कि पिछली बार की तुलना में इसका जो मूल्य निर्धारण है, इसका जो मूल्यांकन अगर किया जाए तो इसकी योग्यता में वृद्धि हुई है। या फिर पिछली बार उस बच्चे के 45 अंक थे, लेकिन इस बार उस बच्चे ने 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, मतलब उसकी योग्यता में उसकी वृद्धि न होकर के ह्रास हुआ है। तो यह जो निर्धारण किया जाना होता है, यह मूल्य निर्धारण कहलाता है। तो देखिए, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिणामों का ज्ञान होता है। मूल्यांकन में सिर्फ नंबर नहीं देखने हैं, हमें यह नहीं देखना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, इसमें देखना है कि उसका परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उन परिणामों का ज्ञान प्राप्त करना है। मूल्यांकन की हम बात करें, देखिए मूल्यांकन में मापन प्लस मूल्य निर्धारण अर्थात दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि मापन में सिर्फ परिमाणात्मक मात्रा देखी हमने कि 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, लेकिन मूल्य निर्धारण में हमने ये भी देखा पिछले की तुलना में बच्चा क्या वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है, अर्थात मूल्य निर्धारण से तात्पर्य है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूल्यांकन द्वारा बालक की योग्यता तथा उपलब्धि का आकलन होता है। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन अर्थात निर्णय लेना। एक B.S. ब्लूम हैं जिन्होंने मूल्यांकन के बारे में कुछ अपनी राय दी है और इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तो B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया था। B.S. ब्लूम द्वारा जो मूल्यांकन उपागम दिया था वह त्रिआयामी प्रक्रिया थी। कैसी प्रक्रिया थी? त्रिआयामी प्रक्रिया थी। B.S. ब्लूम मूल्यांकन उपागम के जनक हैं, याद रखना इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन का उन्होंने बताया कि यह त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसके 3 बातें बताई उन्होंने। एक आती है बात, एक नंबर पर हम देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अधिगम अनुभव, तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मूल्यांकन विधि या फिर हम कहेंगे शिक्षण विधि। तो मूल्यांकन की त्रिआयामी प्रक्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हम कहेंगे B.S. ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.S. ब्लूम द्वारा त्रिआयामी प्रक्रिया के तहत किस उपागम का निर्माण किया गया? मूल्यांकन का। तीसरा क्वेश्चन, B.S. ब्लूम द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? तो हम आंसर देंगे त्रिआयामी, त्रिकोणात्मक, त्रिभुजाकार। फिर आता है कौन सा मूल्यांकन का कौन सा प्रकार, या हम कहें कि मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया B.S. ब्लूम द्वारा नहीं दी गई है। तो उसमें 3 ऑप्शन आपके सामने ये मिलेंगे, शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के अनुभव या फिर मूल्यांकन विधि, और चौथा ऑप्शन कोई और डाल दिया जाएगा जिसे आपको निकालना है। यह B.S. ब्लूम है, इन्होंने मूल्यांकन उपागम दिया है और उन्होंने कैसा मूल्यांकन दिया है? त्रिआयामी प्रक्रिया का मूल्यांकन दिया है। नेक्स्ट आता है कोठारी कमीशन। देखिए, जो कोठारी कमीशन है, कोटेशन देखेंगे अब हम इनके। कोठारी कमीशन के द्वारा भी
हम यह देखते हैं कि एक परिभाषा दी गई है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, तो मैंने यहाँ पर ली है। कोठारी कमीशन क्या कहता है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह मूल्यांकन की एक विशेषता भी है कि मूल्यांकन कैसे प्रक्रिया है? क्रमिक। शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्रमिक भी आ सकता है, सतत भी आ सकता है, लगातार भी आ सकता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी आ सकता है। ठीक है, तो कोठारी कमीशन हमें कहता है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य घनिष्ठ रूप से संबंध है। तो शिक्षा का उद्देश्य कौन सा? मूल्यांकन करवाना शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो मूल्यांकन को क्रमिक प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया? कोठारी कमीशन के द्वारा। और मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया? B.S. ब्लूम के द्वारा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जेरोलिमेक की परिभाषा है मूल्यांकन के संबंध में। वह कहते हैं, जेरोलिमेक कहते हैं कि मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों या फिर लक्ष्य प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों तथा उद्देश्यों में तुलना की जाती है। ये जेरोलिमेक परिभाषा देते हैं। देखिए, आपको परिभाषाएं कोई भी बुक खोलिए, कोई भी गाइड खोलिए, आपको हजारों परिभाषाएं वहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन हमें सार रूप से उठाना है जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रखती है, उसको मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। मेरे हिसाब से मूल्यांकन जो टॉपिक है 3 एरिया में आपके लगता है, उसमें भी मैं ये देखूं कि इसके इतने तो प्रकार हैं, इसकी विधियां अलग से हैं, इसकी विशेषताएं अलग से हैं, इसका जो अर्थ समझना है वो अलग से है। तो वहाँ जहाँ प्रश्न आने की कम संभावना होती है, पर प्रश्न कम बनने की संभावना होती है, वहाँ कोटेशन आने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन मूल्यांकन के पास में खुद के पास में इतना मसाला है कि वह अपने अदर टॉपिक में से भी प्रश्न निकाल लेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, 2 कोटेशन मेरी नज़र में मैं बताती हूँ, अगर आप 2 कोटेशन भी याद करके जाते हैं। तीसरा ये कह सकती हूँ कि मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो हम कहेंगे B.S. ब्लूम का है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यह हमने क्या देखा? मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं, मूल्यांकन का अर्थ देखा और ब्लूम का जो त्रिआयामी वर्गीकरण है वह हमने देखा। अब देखते हैं हम मूल्यांकन की विधियाँ। देखिए, मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमने कहा मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। मूल्यांकन परिमाणात्मक भी है तो मूल्यांकन गुणात्मक भी है। सिर्फ परिमाणात्मक करते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है कि वे मापन की बात की जा रही है, लेकिन मूल्यांकन में दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन की विधियाँ भी 2 प्रकार की होती है। एक विधि जो कि सिर्फ परिमाण पर आधारित हो, मात्रा पर आधारित हो कि कितने अंक प्राप्त किए, यह बात जानी जा सके। दूसरी गुणात्मक विधियाँ होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि उनके अन्य मात्रा के अलावा भी, नंबर प्राप्त करने के अलावा भी उसका जो अन्य तरीके से विकास होता है उसको मापा जाता है। तो मूल्यांकन की विधियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे परिमाणात्मक विधियाँ। देखिए, परिमाणात्मक विधियों में हम बात करें 3 स्वरूप में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। परिमाणात्मक विधि लिखित रूप से भी इसमें परीक्षा या मूल्यांकन की जा सकती है, मौखिक रूप से भी की जा सकती है तथा प्रायोगिक रूप से भी की जा सकती है। तो पहला प्रश्न तो यही आने की संभावना होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिमाणात्मक है या फिर निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिमाणात्मक नहीं है? तो जिसमें अंक देने की, ग्रेडिंग देने की, अंक प्राप्ति की आशा हो, जिसमें कितने में से कितने नंबर दिए जा सकें, वह विधि परिमाणात्मक विधि होती है। तो लिखित परीक्षा में हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक, ये प्रश्नों के प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक जिसमें छोटे से 100 शब्दों में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अति लघुत्तरात्मक जिसमें 1 शब्द या 1 से लेकर 10 शब्दों तक उत्तर देने होते हैं। निबंधात्मक जिसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कम से कम 500 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। वस्तुनिष्ठ सबसे अच्छा प्रकार है, इसमें आपको रिक्त स्थान, मिलान प्रश्न या फिर MCQs टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत, लिखित के अंतर्गत सारी विधियाँ आती हैं। दूसरी आती है मौखिक विधि जिसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी आती है प्रायोगिक, जो हम देखते हैं प्रयोगशाला में कुछ न कुछ प्रयोग करवा करके, कुछ न कुछ क्रियात्मक कार्य करवा करके उनको नंबर दिए जाते हैं। तो यह परिमाणात्मक विधि है। मूल्यांकन की विधियाँ हमारे यहाँ पर चल रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जा सकता है, या परिमाणात्मक होगा या फिर गुणात्मक होगा। परिमाणात्मक में हम स्वरूप देख चुके हैं। अब अगला हमारा आता है गुणात्मक विधियाँ, जिससे बालक के, विद्यार्थी के, शिक्षार्थी के गुणों का
निर्धारण किया जा सके, गुणात्मक विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? गुणात्मक विधि, जिससे बालक के गुणों का निर्धारण किया जा सके। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इस विधि में कौन सी विधि आती है? अवलोकन विधि। कौन सी विधि आती है? अवलोकन विधि। देखिए अवलोकन विधि, इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है बालक का, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर देखा जाता है कि बालक क्या क्या कार्य कर रहा है, उसकी अन्य सहपाठियों के साथ में कैसा उसका व्यवहार है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से किया जाता है। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि से परिचित हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं RAS IAS, इन्हें साक्षात्कार विधि के माध्यम से उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनका उत्तर देने का जो वे होता है, उनके जो विचार होते हैं, सभी के आधार पर इसमें उनको नंबर दे करके पास किया जाता है, अर्थात उनका जो गुणात्मक रवैया देखा जाता है। प्रश्नावली विधि, इसमें प्रश्नावली विधि में प्रश्नों के उत्तर को इस तरीके से दिया जाता है कि अगर उसने कोई भी प्रश्न दिया जाता है, उसने पहला ऑप्शन चूज करेगा तो इतने नंबर मिलेंगे, दूसरा करेगा, चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह सही होते हैं। बच्चा जो है वह किससे सही उत्तर देता है, किस उत्तर को ज़्यादा सही समझता है, उसकी सोच, उसके जो विचार हैं वो निकल करके इस विधि से बाहर आते हैं। कर्म निर्धारण संबंधी, इसमें हम देखते हैं कि ऐसे व्यवहारात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं क्रम निर्धारण में, जिसमें आपको कहा जाता है कि निम्न समस्याओं को आप किस नंबर की समस्या देंगे, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, और फिर आपके जो व्यवहार हैं उससे तथा आपके जो उत्तर दिए गए हैं उनसे यह निर्धारित किया जाता है कि आपका व्यवहार या फिर आपका गुणात्मक अंकन कैसा होगा। संचयी अभिलेखन विधि, ये गुणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। जांच सूची विधि, आकस्मिक निरीक्षण विधि और अभिवृत्ति मापनी विधि। तो यह समस्त जो विधियां हैं, यह कौन सी विधियों के अंतर्गत आती है? शिक्षण विधियों में गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। तो देखिए हमने मूल्यांकन की विधियां कितने प्रकार की विधियां की? 2 प्रकार की, परिमाणात्मक और गुणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक में हमने जो नंबर दिए जा सके वैसी विधि देखी, और गुणात्मक में व्यवहार का, विद्यार्थी के व्यवहार का, विचार का, उठने बैठने सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है कि किस आधार पर उसका निर्धारण किया जा रहा है। अगला हमारा जो टॉपिक है वह मूल्यांकन की विशेषताओं से संबंधित है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मूल्यांकन की विशेषताएँ। देखिए सबसे पहली विशेषता मैं लूँगी वस्तुनिष्ठता। कोई भी मूल्यांकन पत्र बना रहे हैं आप, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, वही मूल्यांकन सबसे द बेस्ट होगा जो कि वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है जिस फलांक पर, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गलती होगी, जिस फलांक पर मतलब रिजल्ट पर, फलांक पर व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव ना पड़े, अर्थात जिसका एक उत्तर हो, और वह वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। वस्तुनिष्ठ विधि में किसी भी व्यक्ति जो कि एग्जामिनर है या फिर जो जांच करता है, वह अगर खुद कॉपी चेक कर रहा है तो इसमें उसके खुद के विचार सम्मिलित न कर सकें। जैसे कि सामान्य सा प्रश्न अगर डाला जाए, इसमें वह प्रश्न आते हैं जिनका एक ही उत्तर होता है, चाहे उस कॉपी को आप चेक करो, चाहे उस कॉपी को कोई दूसरा एग्जामिनर चेक करो। उदाहरण के लिए एक प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एक साधारण सा प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम शिक्षा के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर आएगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, परंतु आंसर आप लिखते हो B.S. ब्लूम के द्वारा। तो आप कहीं पे भी चले जाइए, मूल्यांकन उपागम का उत्तर कोई सा भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे, उसको उत्तर लिखना पड़ेगा B.S. ब्लूम। तो जिस फलांक में व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव ना पड़े, अर्थात जिसका एक उत्तर हो, वस्तुनिष्ठ कहलाता है। कंसेप्ट बनाते हुए चलिएगा, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य जिसका एक उत्तर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी इसकी विशेषता आती है वैधता, या फिर मैं इसी को कहूँ मान्यता। तो वैधता से तात्पर्य क्या है? वह परीक्षण जिसके द्वारा वही मापा जाए जिसके हेतु उसका निर्माण हुआ है। देखिए अगर आप कक्षा 6 का, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं और सामाजिक विज्ञान में आप कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे, तो कक्षा 6 का अगर आप परीक्षण बनाते हैं, कोई पेपर तैयार करते हैं, तो उसमें परीक्षा का जो लेवल है, वैधता है, वो कक्षा 6 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो वैधता से तात्पर्य है कि वह परीक्षण जिसके द्वारा वही गुण मापा जाए, वही चीज़ मापी जाए जिसके हेतु उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है विश्वसनीयता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
देखिए वी से ही सारी विशेषताएं चल रही है। वी से वैधता, वी से वस्तुनिष्ठता, वी से विश्वसनीयता। तो देखिए वह परीक्षण जिसके मूल्यांकन में शुद्धता हो, अर्थात बार बार जांचने पर भी समान परिणाम देता हो। ठीक है, बार बार जांचा, ये नहीं है कि एक बार आपने 10 में से 7 नंबर दिए और दूसरी बार चेक हुई तो उसमें 10 में से 8 नंबर मिल गए या 5 नंबर कर दिए गए। तो विश्वसनीय कौन सा परीक्षण कहलाता है? वह परीक्षण जो शुद्धता रखता हो और जिसमें बार बार जांचने पर भी समान परिणाम आता हो। तो ये एग्जामिनर आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा? ऐसा परीक्षण जिसमें अधिकांशतः एक ही उत्तर माना जाता है, कौन सा परीक्षण कहलाता है? या फिर जिस गुण का मापन किया जाए उसी गुण के हेतु जिस पेपर का निर्माण किया जाता है उसे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता कहते हैं? तो आप कहेंगे वैधता कहते हैं। तो एक अगला प्रश्न, वह परीक्षण जिसे बार बार जांचने पर भी वह समान परिणाम देता है, अर्थात वह पेपर कैसा है? वस्तुनिष्ठ है, वैध है, विश्वसनीय है या व्यापक है? तो हम कहेंगे कि वह विश्वसनीय परीक्षण है। अगला हमारा आता है व्यापकता। देखिए व्यापकता से तात्पर्य है कि वह परीक्षण जो पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे कि हमारे सिलेबस में माना कि 10 पाठ हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 पाठ में ही सारे प्रश्न, 7 पाठों के सारांश रूप में सारे प्रश्न दे दिए गए और 3 पाठ छोड़ दिए गए। अगर 3 पाठ छोड़ दिए जाते हैं तो वह व्यापकता का गुण नहीं रहता है, वो संकुचित पेपर होता है। तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे सिलेबस का प्रतिनिधित्व करता हो, समान रखता हो। ऐसा नहीं है कि एक में से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठा लिए गए और अन्य को नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है विभेदीकरण। बहुत अच्छी विशेषता है ये किसी भी परीक्षण की, और आरपीएससी के द्वारा या फिर हम कहें कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसका पेपर आप अगर देखेंगे, ध्यान से देखते हैं, तो उसमें यह गुण देखने को हमें तत्काल मिलता है, विभेदीकरण का गुण। विभेदीकरण से तात्पर्य क्या है? अलग अलग करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा करके देखिए कंपटीशन लेवल का, उसमें 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य जानकारी रखने वाले बच्चे को आते हों। अर्थात कि यह नहीं हो कि बच्चा पेपर देने के लिए कंपटीशन हॉल में जाए, पेपर की कठिनता का स्तर इतना अधिक हो कि वह घर आके सुसाइड कर ले कि मुझे कुछ नहीं आया और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तैयारी नहीं कर सकता। तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर इतना अधिक हो। या फिर मैं एक बात कहूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे ने 100 में से 100 कंपटीशन लेवल में पार किए हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, कुछ 100 क्वेश्चन का अगर मैं क्राइटेरिया लूँ तो 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कभी किसी ने सुने ही नहीं होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, चाहे वह कितना ही प्रखर बुद्धि वाला बालक हो, ताकि कोई इतना ओवर स्मार्ट भी नहीं बन जाए कि आरपीएससी क्या है, या फिर मैं कहूँ आरएसएसएमबी क्या है, या फिर हम कहें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, मुझे तो सब कुछ आता था, ये तो मैंने पेपर को ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। ऐसा होता नहीं है। तो विभेदीकरण से तात्पर्य है कि वह अलग अलग बच्चों को करें। तात्पर्य यह है कि अगर 50 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिन्होंने शुरू से तैयारी की है, वही उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़ोरदार तैयारी की है, जिन्होंने 16-16 घंटे स्टडी की है, तो वही उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। तो एक क्राइटेरिया बना देता है जिनमें इतना लो लेवल भी नहीं होना चाहिए तो इतना हार्ड लेवल भी नहीं होना चाहिए। अलग अलग लेवल के प्रश्न किसी परीक्षण में देखने को मिलते हैं, तो अर्थात वह परीक्षण विभेदीकरण की विशेषता रखता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिकता। देखिए यह भी बहुत अच्छी विशेषता है मूल्यांकन की। कोई भी मूल्यांकन या कोई भी परीक्षण जो है उसमें प्रश्नों का निर्माण जीवन की उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, तो वह पेपर कहलाएगा व्यवहारिक। जीवन की उपयोगिता के आधार पर प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। ये नहीं है कि उनका लेना देना हमारे जीवन से कुछ नहीं है और फिर भी वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि स्पष्टता। देखिए स्पष्टता, प्रश्न पेपर की भाषा सरल होनी चाहिए, उनके जो अक्षर हैं वह स्पष्ट दिखने चाहिए और समझने के योग्य होने चाहिए। तो यह सभी विशेषताएं हम देखते हैं किसी भी परीक्षण में होनी चाहिए, मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। 7 विशेषताएं हमने विशेष रूप से देखी हैं, जिनमें से फिर बता देती हूँ, सारी वी से है, एक एस से है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदीकरण, व्यावहारिकता तथा स्पष्टता। ये 7 विशेषताएं हमने देखी मूल्यांकन में। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यांकन के बारे में। देखिए मूल्यांकन के उपागम।
मूल्यांकन उपागम स्वयं जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? B.S. ब्लूम के द्वारा। अब अभी की ही कक्षा में मैंने इसको 3 से 4 बार रिपीट किया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन की त्रिआयामी प्रक्रिया का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन उपागम में। देखिए क्या मूल्यांकन की प्रोसेस क्या होती है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं नैदानिक परीक्षण। निदान मतलब ढूंढना, खोज करना, नैदानिक परीक्षण कहलाता है। तो खोजना अर्थात समस्या का पता लगाना नैदानिक परीक्षण कहलाता है। कि बच्चे में यह कमी ढूंढना कि बच्चा किस जगह किस बात को समझ नहीं पा रहा है, नैदानिक परीक्षण कहलाता है। और अब आपसे पूछा जाए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे प्रथम प्रक्रिया क्या होगी, तो यही सबसे प्रथम प्रक्रिया होगी निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, खोजना अर्थात समस्या का पता लगाना। दूसरी आती है उपचारात्मक परीक्षण। देखिए जब हमने निदान किया कि इस क्षेत्र में इस बालक को, किसी भी बालक को इस क्षेत्र में समस्या आ रही है, तब हम उसका उपचार करेंगे। ठीक है, उपचार से तात्पर्य क्या है कि उस समस्या का समाधान करना। जैसे कि कोई बच्चा है हिंदी में बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा की गलती हमेशा कर रहा है, यह हमने निदान किया है कि बच्चे के द्वारा ई की मात्रा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम उसका उपचार करने के लिए उसके सामने छोटी ई के कुछ शब्दों के उदाहरण तथा कुछ बड़ी ई के शब्दों के उदाहरण रख देंगे। या फिर हम देखते हैं कि सामाजिक में हम देखते हैं कि बच्चा जो है वह संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कन्फ्यूज है। कभी वह निम्न सदन जो लोकसभा होता है उसे उच्च कह देता है, कभी राज्यसभा को वह निम्न कह देता है। तो उनका हमने समस्या का निदान किया। अब हम उसका उपचार करने के लिए उसे जैसे कक्षा में परिचर्चा करवा के अलग अलग दल बनवा करके उसका समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट आता है एक कंसेप्ट है उपलब्धि परीक्षण। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वेरी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, तो देखिए कक्षा में छात्र द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई इसका हमें ज्ञान करना होता है। तो देखिए हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही तो है कि छात्र ने क्या सीखा, क्या उपलब्धि हासिल की। अब इसका मुझे अगर ज्ञान करना है तो कोई ना कोई परीक्षण का निर्माण किया जाएगा, कोई ना कोई पेपर ऐसा एरिया बनाया जाएगा जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे ताकि हमें पता चले कि इसने कितनी उपलब्धि हासिल की है। तो उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है उपलब्धि परीक्षण, एक सिंपल और सामान्य प्रश्न आता है कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। देखिए प्रमापीकृत किसे कहते हैं? प्रमापीकृत से तात्पर्य है बोर्ड द्वारा परीक्षण जो सभी राज्यों में समान होता है। इसको हम साधारण भाषा में समझेंगे कि जब हम देखते हैं 10th बोर्ड के जो पेपर हैं या 12th बोर्ड के जो पेपर हैं, यह कहाँ से प्रकाशित होकर आते हैं? किसी एक निश्चित स्थान से प्रकाशित होकर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वह इन्हें प्रकाशन का कार्य करके भेजता है और कितने गुप्त होते हैं कि यह नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर पेपर रखे जाते हैं। सील बंद पेपर होते हैं जो कक्षा के अंदर विद्यार्थी की उपस्थिति में खोले जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि बोर्ड द्वारा जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं जो कि सभी राज्यों में या फिर राज्य के सभी शहरों में या स्थानों में या 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए समान उपयोगी होते हैं, समान योग्य होते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रमापीकृत परीक्षण। हम बात कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षण की, जिसमें किसी भी बच्चे की हमें उपलब्धि देखनी है तो उसके लिए उसका परीक्षण करना अनिवार्य होता है। और उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के हमने बात की है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत जो बोर्ड द्वारा परीक्षण तैयार किया जाता है, पेपर बना करके भेजा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रमापीकृत। नेक्स्ट आता है अप्रमापीकृत। देखिए अप्रमापीकृत सामान्य कक्ष के द्वारा, सामान्य कक्ष में अध्यापक के द्वारा, कोई सा भी अध्यापक है, जैसे कि सामाजिक का कोई अध्यापक है, उसने एक छोटा सा क्लास टेस्ट बनाया। हम इसको क्लास टेस्ट और बोर्ड एग्जाम समझ सकते हैं, ईयरली एंड हाफ ईयरली, और ये क्लास टेस्ट है, सामान्य क्लास टेस्ट। उसे हम कहते हैं अप्रमापीकृत, क्योंकि इसमें अध्यापक पर डिपेंड करेगा कि वो क्या क्वेश्चन डालता है, इसमें अध्यापक पर डिपेंड करेगा कि वो जांच करके क्या नंबर देता है। तो यह हमने उपलब्धि परीक्षण किया। इसके बाद हम देखते हैं कि CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें ग्रेडिंग दी जाती है। अब हम कुछ मूल्यांकन की बातें देखेंगे। देखिए जब मूल्यांकन होता है वह कैसा होता है, तो मूल्यांकन की प्रकृति सकारात्मक होती है, उपचारात्मक होती है, निदानात्मक होती है। प्रकृति की बात कर रहे हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन का स्तर, दिशा और प्रकृति का पता लगाना होता है।
जब हम किसी बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं उस समय कुछ बातें हमें ध्यान रखनी आवश्यक होती है। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। किसने कहा था? कोठारी कमीशन ने कहा था। ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखने योग्य होती है। कभी भी मूल्यांकन करते समय छात्रों में मंद या फिर कमज़ोर या फिर बुद्धिमान की जो श्रेणियाँ होती हैं उनमें विभक्त नहीं करना चाहिए कि एक स्थान पर इंटेलिजेंट बच्चों को बिठाया जाए, एक स्थान पर कमज़ोर बच्चों को बिठाया जाए। ऐसा तुलनात्मक या श्रेणियाँ कभी भी विभक्त नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चे समान रूप से साथ बैठें। कभी भी किसी भी छात्र के बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप भावी शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो मेरी भी आपसे यही रहेगी, कभी भी ऐसा किसी बच्चे को नहीं कहना है कि तेरे से नहीं होगा, मुझे पता था। एक अध्यापक अगर बच्चे को ये कहता है कि तेरे से नहीं होगा, ये बात मुझे पहले ही पता थी, यह उसके लिए एक नकारात्मक टिप्पणी है, यह उसकी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकता है। तो नकारात्मक टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए किसी भी बालक पर। नेक्स्ट, छात्रों के मध्य तुलना नहीं करनी चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि उस छात्र ने किया है, उस छात्र ने जो मैंने समझाया सीखा है तो तुझे समझ में क्यों नहीं आया। सभी की बुद्धि अलग होती है, सभी की समझने की क्षमता अलग होती है, तो छात्रों के मध्य कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी होती है मूल्यांकन करते समय। तो यह हमारा जो मूल्यांकन का टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं हमने देखी, कुछ विधियां हमने देखी जिस तरीके से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, और मूल्यांकन को समझने का हमने प्रयास किया। यही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।